हेडिंग लगाएंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में? ये चेयर इसके नीचे कर देना बस। क्या पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल मतलब कोई केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स फिजिक्स में पढ़ा है आपने, मूवमेंट। तो रिएक्शन का मूवमेंट यानी कि रिएक्शन का रेट। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिएक्शन की रेट को पढ़ते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं वो पढ़ते हैं। तो लिखो पहले, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, branch of physical chemistry which deals with branch of physical chemistry which deals with rate of chemical reaction, rate of chemical reaction and various factors which affects the rate of chemical reaction, various factors which affects the rate of chemical reaction is known as chemical kinetics. हाँ बोलो दोबारा से। various factors which affects the rate of chemical reaction, which affects the rate of chemical reaction is known as हाँ जी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मतलब एज सच ऑर्गेनिक टाइप का मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कौन सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। नहीं, पहले लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम उसी को डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, आप कोई रिएक्टेंट लेते हो और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। जैसे आपने एक रिएक्टेंट लिया ए और ये बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना, या फिर आप ये कह सकते हो जिस रेट से बी फॉर्म हो रहा होगा, जिस रेट से ए डिसअपियर हो रहा होगा या फिर जिस रेट से बी अपीयर हो रहा होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेट होती है रिएक्शन की, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है विद टाइम, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसेंट्रेशन विद टाइम। तो हेडिंग लगा लिया, लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, प्रेशर भी हो सकता है। अगर ये एक्वस में रिएक्शन हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, अगर ये गैस होगी तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी चेंज होगा, गैस का प्रेशर चेंज होगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम is known as rate of reaction। ठीक है। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम जो रिएक्शंस हैं टोटल उनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबने कर लिए? आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी नहीं घर पे? ठीक है, मैं करा दूंगी, कल करा दूंगी, ठीक है। कल फ्राइडे है, कल आपने डाउट्स ले आना, कल मैं प्रैक्टिस करा दूंगी क्योंकि मंडे टेस्ट है, राइट।
चलो, मैंने साथ ही पूछा, इसने कहा क्वेश्चन कर लिए, तुमसे ही पूछा था क्या क्वेश्चन हो गए, तो फिर मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। 3 में डिवाइड, क्या बेटा? तुमसे तो कभी भी पूछूं तो मना ही होती है, मैं करा भी दूंगी तब भी मना ही होएगी। 3 में डिवाइड करेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो, इनके नीचे थोड़ा थोड़ा लिखना भी है तो गैप रख के चलना, और मॉडरेट। वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि आपने रिएक्टेंट, दो रिएजेंट्स को आपस में मिलाया और फ्रैक्शन इन सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ऐसा आप कहाँ पे देखते हो, किस टाइप की रिएक्शन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन? क्या बेटा? स्पॉन्टेनियस, सारी स्पॉन्टेनियस ही हो रही हैं। जो रिएक्शन हो रही है अपने आप, तो वो तो स्पॉन्टेनियस ही है, चाहे वो धीरे से हो चाहे वो तेज से हो। आयनिक रिएक्शंस, जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वहां पे जस्ट आयन का एक्सचेंज होता है। लिखो इसमें वेरी फास्ट रिएक्शन में, रिएक्शन विच कंप्लीट्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, रिएक्शन विच कंप्लीट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एग्जाम्पल हो जाएगा आयनिक रिएक्शन। तो जो ऐसी रिएक्शन होगी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो गई, आपने तो कुछ अभी पेन पेपर उठाया ही था या कुछ कैलकुलेट करना शुरू किया था और यहाँ पे प्रोडक्ट भी बन गया, तो ऐसी रिएक्शन का आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ROR can't be determined या can't be calculated। तो कोई याद है आपको आयनिक रिएक्शन? क्या बेटा? NaCl, NaCl अकेला अकेला आयनिक रिएक्शन थोड़ी करेगा, कोई और भी तो उसके साथ मिलाएगा, कुछ मिलाएगा ना। NaCl प्लस AgNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी थी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, यही हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, जैसे ही आपने AgNO3 के अंदर ये डाला NaCl, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको फटाफट मिल जाएगा। तो जो ऐसी रिएक्शन होती है, दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होती है? जो सालों में पूरी होती हैं, है ना, बहुत साल लग जाते हैं, जो बेचारे, हाँ, जो बेचारे कैलकुलेट कर रहे हैं वही बूढ़े हो गए या वो निकल लिए, रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रही, चले जा रही है धीरे धीरे, तो ऐसी रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है कैलकुलेट करने का। तो लिखेंगे इसमें रिएक्शन विच रिक्वायर्स ईयर्स फॉर देयर कंप्लीशन, विच रिक्वायर्स ईयर्स फॉर देयर कंप्लीशन। बहुत टाइम लगता है जिन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में, है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है, तो ऐसी रिएक्शन का भी हम रेट नहीं निकालते। सो देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस टू डिटरमाइन ROR। क्या बोलता मैंने, इंपॉर्टेंस टू डिटरमाइन ROR। एग्जाम्पल में लिख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी इसी कैटेगरी में आ जाती है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वीदरिंग ऑफ रॉक्स। मॉडरेट रिएक्शन कौन सी होती है? ये वो रिएक्शन होती है जो पर्टिकुलर टाइम में होती है, ठीक है, और हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम आराम से जिनका ROR कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखें इसमें, विच रिक्वायर फाइनाइट टाइम, मॉडरेट में लिखेंगे विच रिक्वायर फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन,
which require finite time for their completion. तो ये प्रैक्टिकली आप मेजर कर सकते हो, है ना, कैन बी मेजर्ड प्रैक्टिकली. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन. जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, उनका आप निकाल सकते हो ROR. मॉलिक्यूलर रिएक्शन जैसे कि आपने अमोनिया की रिएक्शन पढ़ी होगी, अमोनिया फॉर्मेशन की. इस रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच आपस में इनमें बॉन्ड बनता है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. इस टाइप के रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, और इनका जो ROR होता है वो प्रैक्टिकली आप डिटरमाइन करते हो. तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं इस टाइम में. मतलब ये जो रिएक्शंस होती हैं ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है. तो हमें इन्हीं रिएक्शंस को पढ़ना है, इनको और इनको हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना. ठीक है, अगला हेडिंग लगाएंगे हाउ टू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन. हाउ टू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन. कैसे मेजर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. कोई रिएक्टेंट है A, ये कन्वर्ट हो रहा है B में. ठीक है, आपने A जब B में कन्वर्ट हुआ होगा तो A की आपने कोई कॉन्सेंट्रेशन ली होगी ना, कोई अमाउंट लिया होगा. तो मान लो ये आपने A0 लिया, या A0, 0 का मतलब है यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पर, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, A0 थी. राइट, अब धीरे धीरे क्या होगा, A B में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. इस टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, T इज इक्वल टू 0 पे, 0 थी इसकी कॉन्सेंट्रेशन. B तो बना ही नहीं था ना. राइट, अब कुछ टाइम पे, है ना, कोई सर्टेन टाइम हुआ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 80 और इसकी मान लो हो गई BT. अब B बन गया. अब जब कुछ टाइम निकल गया तो ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया ना. ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, अब टाइम T पे 80 है. राइट, ये बात समझ में आ रही है. इसका मतलब यहाँ पर जो A है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे, और B क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है ना. तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ROR अगर मुझे A के लिए लिखना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम. राइट, और जब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, माइनस का साइन आ जाता है. जब भी आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे होते हो, रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आता है, डिसअपियर हो रहा होता है. माइनस का साइन अभी कैसे आया, एक बार और देखो. जब ये 80 था और ये A0 था या A0 था, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 80 की या A0 की, क्या बोला आपने, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, A0 की, क्योंकि A0 में से कुछ पार्ट तो ये बन गया ना, तो ये तो कम रह गया, तो A0 इज ग्रेटर देन 80. यही बात है ना, A0 ज्यादा है 80 से. अब जब यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल. तो मुझे अब A की अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो A की फाइनल कितनी है, 80, और इनिशियल कितनी है, A0, और टाइम में चेंज कितना हुआ है, T-0. ये बात समझ में आ रही है. अब आप कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो, कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो, तो माइनस साइन आ जाएगा ना यहाँ पे.
ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो ROR आएगा, इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगा, उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो ऐसे माइनस साइन आएगा। ठीक है, माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि आप कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो। रेट नेगेटिव नहीं होता, रेट पीछे की तरफ थोड़ा ही चले जाएगा, रेट तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कम में से हम ज्यादा को माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेट की कॉन्सेंट्रेशन ये आती है। ठीक है, अब इसमें क्यों नहीं आएगी? अब इसकी जरा कॉन्सेंट्रेशन देखो तो क्या लिखोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन का साइन होता है, चेंज का साइन मैंने डेल्टा लगाया, डेल्टा टी, राइट। अब इसको लिखेंगे तो इसकी प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0, और फाइनल क्या है? बीटी। फाइनल में से प्रीवियस को हम माइनस करेंगे, तो 0 तो कम ही है ना, ज्यादा में से ही तो कम को माइनस कर रहे हो, तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और ये क्या हो जाएगा? t-0। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस होगी वो पॉजिटिव होगा, है ना, और जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब जो ROR होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, नोट कर लेना कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो पहले ये लिखो यहाँ तक, फिर मैं नोट कराती हूँ क्या क्या करना है। कई बार आपको क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है, स्लैश करके ये भी लिख लेना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। पूछ लेता है ए का डिसअपियरेंस क्या होगा, या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। सब कुछ लिख लिया आपने? जब आप बी में लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, ये 3 टर्म यहाँ पे लिखना। इसको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी भी बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, नोट करके लिख लो, इसको जगाना, लिखिए नोट डाल के। रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, but for expression of reactant negative sign will be there, but for expression of reactant negative sign will be there because for reactants final concentration is less than initial concentration, because for reactants final concentration is less than initial concentration। एक और नोट लिखेंगे, सेकंड, एक और नोट लगाओ। फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी स्पीसीज का अगर आप रेट लिख रहे हो, इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट
will not be considered. Stoichiometric coefficient will not be considered. अब हम बात करेंगे कि रेट की यूनिट क्या होती है ना। हेडिंग लगा लो, यूनिट ऑफ रेट। रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा यूनिट? मोल। क्या भाई, चैप्टर हो गया। कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड। अगर टाइम उसमें ले रखा है मिनट में तो वो अलग चीज है, लेकिन हम एसआई में लिख रहे हैं तो सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ था, अभी मैंने आपको ये भी बोला ना कि प्रेशर भी तो हो सकता है, तो उसके लिए यूनिट क्या होगी? तो वहां पे रेट का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। राइट। जनरली हम प्रेशर किस में लेते हैं? एटीएम में या फिर बार में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट? एटीएम सेकेंड इनवर्स। अब एक चीज और नोट करो कि हम कंसंट्रेशन और प्रेशर में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? ये आपने पढ़ी है, ये क्या होती है? ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, ये कौन सी इक्वेशन है? हाँ देख लिया आपने, टी शर्ट देख लिया। अभी बताओ ये कौन सी इक्वेशन है? सोचो ढंग से। आइडियल गैस इक्वेशन है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हाँ जी, आइडियल गैस की इक्वेशन है ये। यहाँ पे आर क्या है? रिडबर्ग बोलने वाले थे क्या? और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर। ठीक है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे कुछ चेंज लाना हो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लाना हो आपको किसी तरह से इस फॉर्मूले में, हम पहले बात कर चुके हैं इसकी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में शायद, है ना। तो कैसे लाएंगे इस गैसियस इक्वेशन को? हम कॉन्सेंट्रेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, हम V को यहाँ ले जाते हैं। P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CRT। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो लिख लो इसको भी, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रेशर और वाइस वर्सा हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं। प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर और वाइस वर्सा। हटा दूं? आप पूरी रिएक्शन आपको एक दे रखे, कंप्लीट रिएक्शन, उसमें आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, और आपस में रिलेशन निकालनी है। ठीक है। जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। भाई जितनी दर से, जितनी रेट से ये कम होगा रिएक्टेंट, उतनी ही रेट से तो बी बनेगा। जितनी रेट से ए कम हुआ होगा उतनी रेट से बी बनेगा, कहीं और तो जाएगी नहीं उसकी वैल्यू। ए अगर कम हुआ तो इसका मतलब बी बना होगा उतना। ठीक है।
तो दोनों का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो हेडिंग लगाओ पहले, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, रिलेशनशिप बिटवीन rate of different species in a chemical reaction. In a chemical reaction. ठीक है, हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, 2a फॉर्म्स 3b, है ना, 2a से 3b बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, आर ओ आर लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। सिंपल अगर मुझे आर ओ आर लिखना होगा तो इसको मैं ये लिखूंगी ना, डी एक्स अपॉन डी टी। डी मतलब स्मॉल चेंज, आप दोनों चेंज लगा सकते हो, आप डेल्टा भी लगा सकते हो, आप डी भी लगा सकते हो। जब आप बड़े चेंज की बात करते हो तो डेल्टा लगाते हैं हम, जब हम छोटे चेंज की बात करते हैं तो स्मॉल डी यूज करते हैं। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब मुझे ए का क्या लिखना है, डिसअपियरेंस लिखना है। तो क्या होगा ए का डिसअपियरेंस, सॉरी आर ओ आर क्या होगा ए का, सिर्फ ए का बताओ, अभी बताया था ना मैंने। डी ए बाई डी टी, हाफ बी, क्यों आया हाफ, वही पूछना था मुझे। मैंने एक लाइन लिखवाई अभी स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से रिलेटेड, कि स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना है। पहले उस लाइन को पूरा पढ़ो। क्या लिखा है वहां पे, वो लाइन समझ में आई मैंने क्या लिखा है? हाँ तो बोलो आयुष, क्या समझ में आया? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यूज नहीं होगा, किसके, कुछ और भी लिखा होगा, जो स्पेशल चीज है वो तो पढ़ी ही नहीं। पर्टिकुलर सब्सटेंस की जब आप बात कर रहे हो, है ना, उसको अंडरलाइन कर लो जरा वहां पे, क्योंकि ये गलती बार बार होगी। पर्टिकुलर सब्सटेंस, जब मैंने आपसे ए का पूछा तो आप मुझे बताओगे माइनस डी ए अपॉन डी टी, लेकिन हम तो यहाँ रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं ना, रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं, और इस रिएक्शन के अंदर 2a डिसअपियर होगा तो 3b बनेगा, राइट। तो जिस रेट से ये कम होगा उस रेट से ये बनेगा, इसीलिए स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी यहाँ पे आएगा। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन में हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, बोलो ये समझ में आया? ऋषभ आपको समझ आया? फोन रखो बेटा। लिखने से पहले मुझे ये बताओ आपको ये समझ आया है, पक्का? क्योंकि अगली रिएक्शन में आपको दूंगी लिखने के लिए। यहां पे कोई डाउट कि कहां से क्या आया है? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को क्या लेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लेंगे, राइट। ये 1/2 कम होगा तो ये 1/3 फॉर्म होगा, यही हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ये कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे अपियर हो रहा है तो प्लस का साइन लगाया। ये इस रिएक्शन की क्या है, आर ओ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा अगला लिखो 2a प्लस 5b गिव्स 6c, इस रिएक्शन के लिए आर ओ आर लिखो।
क्या लिखी है आपने आर ओ आर? बोलो। आर ओ आर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या लिखा है आगे? माइनस माइनस जितनी रेट से ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, उतनी रेट से ये अपीयर हो रहा है। सब एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये जो 6 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल ये फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव लगा। इसके नीचे माइनस, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के केस में डिसअपियरेंस है माइनस, बिल्कुल दोनों में माइनस आएगा, जो रिएक्टेंट है उनमें माइनस आएगा। अच्छा, आपने ये तो चलो रट लिया कि इसको हम डिनोमिनेटर में कर लेंगे, लेकिन क्यों हुआ इसको प्रूव कर सकते हो? मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसकी मुझे मतलब बच्चों को जरूरत महसूस नहीं होती, उनको लगता है कि बस एक बार ये पता चल गई बस सारी हम क्वेश्चन तो ऐसे कर ही लेंगे, जरूरत तो कहीं प्रूव तो करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके दिमाग में कभी आता है कि भाई लगा क्यों रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर में, कोई तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, कहीं से तो आया होगा ना ये, तो उसे आप अपने आप प्रूव कर सकते हो। यहां तक सबने कर लिया? देखो, ऊपर वाली रिएक्शन थी 2a गिव्स 3b, है ना? इसमें हमने कहा ये a नॉट था, ये 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगर ये x बना, अगर ये x बना तो 3 मोल यूज हुए तो 3x बना ना, और ये a नॉट में से 2x माइनस हुआ, ये तो आपने पढ़ा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। ये 3x बनेगा तो ये 2x कम होगा तो ये तब 3x बनेगा ना, क्योंकि ये इसके 2 मोल रिएक्ट करके इसके 3 मोल बना रहे हैं, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से इसे आपने माइनस कर दिया। अब आप क्या करो, आर ओ आर लिखो, इसके लिए वैल्यू निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल करके वैल्यू निकालो कॉपी में, ट्राई करो, लाइन खींच लो, या तो वहां पे लाइन लगा के अपनी कॉपी में ही करो, दोबारा से इस इक्वेशन को लिखो और खुद से प्रूव करो कि ये हमने 1/3 1/2 डिनोमिनेटर में क्यों आया, कैसे आया। एक बार कर लो, बाकी सबका फिर आपको पता चल जाएगा, अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ए नॉट माइनस 2x में से आपको ए नॉट माइनस करना है, यही तो हुआ बेटा, और ये t माइनस 0। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ए नॉट से ए नॉट कट गया, ए नॉट से ए नॉट कट गया, ये तो ये क्या आ गया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये तो शुरू से ही बता रही हूं मैं। फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे ना, पहले 80 लिखा था ना, ठीक है, तो 80 में से ए नॉट किया था, अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये है तेरी, अगर मैं यहाँ 10 लिख देती तो 10 हो जाती फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो 10 में से आप ए नॉट को माइनस करते। अब अगर ये है तो इसमें से तो ए नॉट को माइनस करोगे, ए नॉट से ए नॉट कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x अपॉन, माइनस तो चला गया बेटा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अपॉन टी, डी भी रहेगा, सॉरी डी भी तो रहेगा, है ना। इसको मैं डी टी ही लिख लेती हूँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये तो 0 था। ये आया आपका, ये किसके बराबर आया, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2dx अपॉन डी टी आया, बोलो। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई डाउट है यहाँ पे? आयुष, अब dx अपॉन डी टी यहां से जब निकालेगा तो क्या आएगा, dx dt यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा ना,
-1/2 dA/dt आएगा। यही लिखा था तुमने। तो हम ये सारी कहानी करने की बजाय हमें ये पता है कि ये जब भी हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्लियर होगी ये बात? समझ आ गई? मैं तो यहाँ पे भी हूँ, सामने भी समझ आ गई ये चीज। तो आप इसका भी ऐसे ही निकाल सकते हो, dB/dt का। दिखाओ निकाल के, प्रूव करो इसको। कर लिया? क्या आया दिखाओ बेटा, वेरी फास्ट। क्या किया तूने? क्या कर रहा है ये? एक साथ क्यों कर रहा है ये इसको? हैं? एक एक का करना था ना, अपना एक साथ करके काम निपटा दिया। ये लिखा है ना मैंने, ओके। सारा गलत हो जाएगा फिर। dB/dt लिखो। ROR इज इक्वल टू dB/dt। आ गया? ध्यानु आपका आ गया? ऋषभ आपने किया? dB यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल, 3x - 0/dt। और ये हो जाएगी dB/dt इज इक्वल टू, d छूट गया ना यहाँ पे, d बाहर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3dx/dt। अब dx/dt जब यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 dB/dt। तो ये यहां से आया आपका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप इसलिए लगाते हो। अब आपको ये सब करने की ना जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में है कि ये ऐसे आया होगा, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल करके। अगला एग्जांपल लिखो। एक और रिएक्शन लिखेंगे और उसका ROR निकालेंगे। (4NH3) plus 5O2 gives 4NO plus 5 नहीं 6H2O। इस रिएक्शन के लिए ROR लिखें। बिल्कुल, क्योंकि वो बन रहा है। आप ऐसे याद कर लो, जो डिसअपियर हो रहा है उसको आप माइनस लगा रहे हो, जो अपीयर हो रहा है प्लस लगा रहे हो। क्या लिखा? हम्म ROR इज इक्वल टू dx/dt। dx/dt कहाँ से आया आपको पता है ना? हाँ जी, तभी पूरा एक्सप्रेशन आएगा ये।
ठीक है, सबका यही है ना। एक और लिखो, हाफ ए प्लस 1/3 B gives 1/5 C। कॉपी दिखा दो मुझे अपनी। ठीक है, डन कर लिया। ऊपर आ जाएंगे है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आपने भी कर लिया आयुष। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर आ जाएंगे क्योंकि 1/1/2 करोगे ना। चलो फिर एक न्यूमेरिकल लिखो अब। कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आएगा किसी रिएक्शन के लिए तो लिख लोगे, ROR लिख लोगे। लिखो 2A + 3B gives 5C। और इसमें आपको दिया हुआ है, अच्छा, T = 0 पे ये 10 मोलर है, A की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटा, और T = 20 सेकेंड पर ये 5 मोलर है। ओके, तो हमें ये एक ही कंसंट्रेशन दे रखी है और पूछा है कैलकुलेट करना है आपको फर्स्ट रेट ऑफ ए, कैलकुलेट रेट ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन, वैल्यू ऑफ -dB/dt एंड +dC/dt। पहले ए का रेट पूछा है, रेट ऑफ ए, ट्राई करो बेटा, रेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? नहीं, पर्टिकुलर स्पीसीज का जब आप यूज करते हो तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं करते हो। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए लगाइए ना, हम रिएक्शन की बात ही नहीं कर रहे। हाँ, तो हम RA निकालेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ ए निकालेंगे। ए क्यों लगाया मैंने? रेट ऑफ, हम ए का R निकाल रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज -dA/dt। ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और dt भी गिवन है, फाइनल माइनस इनिशियल। आंसर निकालिए। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ही तो करना है यहां पर। हाँ जी, माइनस आएगा क्या? माइनस आएगा, -5 माइनस, तेरा भी माइनस आ रहा है, तो ये 1/4 आ गया आपका। 1/4 क्या, कोई यूनिट भी तो होगी इसकी। हाँ, सेकेंड में है, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? हाँ, अब आपको ROR निकालना है। अब ROR क्या होता है? ROR क्या होगा? ए के बारे में ही जानकारी दे रखी है, dx/dt है ROR, लेकिन यहाँ पे अब आप ये यूज करोगे ना, dx/dt ROR कोई तो लिखते हैं, मत लिखो, लिख दिया कोई बात नहीं, लिखो ROR = dx/dt = -12 dA/dt। क्यों लिया -12? हम पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं। और अब आप कहोगे कि हमने ए से ही क्यों निकाला?
क्योंकि ए का इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम किसी भी एक को यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ना, किसी एक को भी यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्या है आंसर? अरे ROR, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया? माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस? 1/8 क्यों आएगा? dA/dt तो तुमने भी निकाला है ना, 1/4 यहां रख दोगे। रेट कभी माइनस नहीं होता। अब अगला क्या है? वैल्यू ऑफ माइनस dB/dt निकालना है। हाँ तो पहले ये तो निकालो माइनस dB/dt, एंड तो बाद में निकालोगे। माइनस dB/dt निकालो। उसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग में या तो ROR लिख लो या कॉपी में ROR लिख लो पूरी इक्वेशन की। हाँ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करना है यहाँ पे भी, है ना। हाँ ROR तो ऑलरेडी 1/8 आ चुका है तेरा। ये आपका आ चुका है 1/8। यहाँ से dB/dt माइनस का निकालने के लिए कहा है, तो ये 3/8 हो गया। ठीक है, अब dC/dt निकालो। हाँ 5/8 ही आएगा, 5/8 आ गया सबका। अब आपने ये नहीं कहा कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर का निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम ROR ही निकाल रहे हैं, ROR की हेल्प से निकाल रहे हैं, इसीलिए हम ROR ही लिख रहे हैं ये, है ना। अगर हमने एक का निकाला होता तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते ना कि ROR लिखते। ये बात समझ में आ रही है? हम केवल एक का रेट लिखते हैं ना, जब हम एक स्पीसीज का रेट लिख रहे हैं तब हम नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। लेकिन जब हम ROR टर्म यूज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का यूज कर रहे हैं, तो तब हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में करके लाना है। N2 plus 3H2 gives 2 ammonia। हाँ जी बता रही हूँ। N2 के 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं, तो 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। आगे आपको दे रखा है 2 मोल ऑफ N2। हाँ जी, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट। ROR बताना है, कैलकुलेट फर्स्ट करके लिखो ROR। सेकंड लिखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताना है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। थर्ड पार्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया।
एक हिंट और दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर। देखना कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, है ना। बर्तन जिसमें रिएक्शन करा रहे हो वो वेसल है। पड़ेगा काम, अगर आप यूनिट यूज करोगे तब देखोगे कि क्या दिया है और क्या काम पड़ेगा, है ना। क्या बेटा? T2 ही तो दिया है ये, 60 मिनट 60 सेकेंड के बाद ही तो बताया कि 2 मोल हो गया है।